ऐसा कोई सेगमेंट ढूंढो कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आपके फैमिली में अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली में कोई मेंटली रिटार्ड पेशेंट है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ ना जिस्ट आप ढूंढो जो आपको कष्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको प्रवृत्त करे। ओके, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। टेक अप एनी वन आइडिया एंड डेवलप इट। इंडिया भी डेवलप हो जाएगा, आप खुद भी डेवलप हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने आयुर्वेद के बारे में सोचना। हेलो दोस्तों, टी विद डॉक्टर अदिति, टी कोडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आयुर्वेद के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद विद्यार्थियों के प्रिय वैद्य हरीश पाठनकर सर। वैद्य हरीश पाठनकर सर केश आयुर्वेद और काय आयुर्वेद के फाउंडर हैं। इन्होंने प्राचीन संहिता गुरुकुल की भी शुरुआत की। इन्हें रिसेंटली पीएम मोदी जी के हाथों से स्टार्टअप चैलेंज जीतने के लिए प्राइज भी मिला हुआ है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद में स्कोप, बिजनेस की और बहुत सारी बातें की। तो चलिए सुनते हैं वैद्य हरीश पाठनकर सर को। हरीश पाठनकर सर, आपका टी विद डॉक्टर अदिति के इस एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। सर, आपने केश आयुर्वेद, काय आयुर्वेद, इतने सारे अलग अलग कोर्सेज, साथ में प्राचीन संहिता गुरुकुल की शुरुआत की। सर, हम उस बीच को जानना चाहते हैं जैसे इसकी शुरुआत हुई। आप अपना फ्रॉम बीइंग अ BMS ग्रेजुएट टू स्टार्टिंग दिस केश आयुर्वेद, काय आयुर्वेद, रनिंग दीज कोर्सेज एंड गुरुकुल, यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले तो मतलब केश आयुर्वेद और काय आयुर्वेद और प्राचीन संहिता गुरुकुल, जनरली देखो लोगों को ना हमेशा सक्सेस पता होता है, फेल्यूर्स पता होते नहीं है। हाँ, इससे पहले भी बहुत चीजें की है पर लोगों को पता नहीं है। ओके, जो सक्सेस है वही चीजें बाद में फेमस हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमने स्मृति आयुर्वेद शुरू किया था। 2008 में, और मैं उसमें बहुत वर्किंग कर रहा था। बहुत अच्छा भी हो गया, बहुत सक्सेसफुल भी हो गया, वो भी अच्छा हमारा चल रहा है। उसके बाद में 2016 में एक्चुअली केश आयुर्वेद शुरू किया। 2016 में केश आयुर्वेद की भी एक अलग स्टोरी है, आगे जाके हम वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हमने काय आयुर्वेद भी शुरू किया। धीरे धीरे प्राचीन संहिता गुरुकुल तो पहले से ही हमारे यहाँ पे चल रहा था, खुद का चिकित्सालय था, आरोग्यवर्धिनी चिकित्सालय, तो उसकी एक अलग स्टोरी है। कोई भी चीज जो है वो उसकी एक एक छोटी छोटी स्टोरी होती है। ओके, जैसे अभी हम आयुर्वेद में आए, इसकी भी एक स्टोरी है। हम तो आयुर्वेद में आना ही नहीं चाहते थे, यही सबसे बड़ी स्टोरी है। हमने तो पढ़ाई की पूरा MBBS करने के लिए, हाँ पूरा पढ़ाई, मतलब BMS की डिग्री देख के हम हंसते थे कि अरे क्या अब भगवान भी देखो कैसे करता है, क्या अच्छा बंदा तो BMS डिग्री पे हंसता है, चलो आपको BMS को ही लाते हैं। तो ये एक अलग स्टोरी हो गई हमारी। बीइंग हम हमारे यहाँ पे केंद्र में फर्स्ट आए थे, फिर भी कुछ चीजें ऐसी बन गई। उस समय का माहौल ऐसा था, एडमिशन प्रोसेस कुछ ऐसे थी कि हमें MBBS पेड सीट मिल रहे थे, फ्री सीट नहीं मिल रहे थे। और हमें तो घर की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके हिसाब से हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज और फ्री सीट ही चाहिए थी। तो हमारे पिताजी ने हमें फोर्स किया कि आप जो मिल रहा है वो ले लो। हम तो गैप लेने की सोच रहे थे, अभी पेड सीट मिली है, नेक्स्ट ईयर फ्री सीट मिल जाएगी MBBS की, पर पूरा फाइनेंशियल जो घर का एक ढांचा होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो मिल रहा है वो लेने को कहा। तो मैंने भी आयुर्वेद का और गवर्नमेंट कॉलेज, और मुझे पुणे में सीखना था, इसलिए अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय मैंने चूज किया। फिर वहां से एक मेरी जर्नी जो है, अलग जर्नी जो है वो शुरू हो गई। उसमें धीरे धीरे मतलब जैसे आयुर्वेद पसंद आना शुरू हो गया और आदरणीय जमदग्नि सर जी के पास जब हम सीखने को जाने लगे, तब पता चला कि अरे हम तो अमृत सीख रहे हैं, आयुर्वेद अमृताणाम। अमृत में आके हम अमृत हमारे हाथ में है, तो हम मिल्क शेक के पीछे क्यों दौड़ रहे थे इतने दिन। तो मैंने फोकस अपना चेंज किया, MBBS की चीज ही दिमाग से हटा दी। उसका कोई रिग्रेट मुझे फर्स्ट ईयर में ही नहीं रहा, और फर्स्ट ईयर से ही टोटली कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करना है, ये डिफाइन हो गया, और उसके ऊपर हमने काम शुरू किया।
सर तो बहुत अच्छी स्टोरी की MBBS करने से हर किसी की स्टोरी होती है कि हर कोई पहले MBBS करना चाहता है, नहीं मिलता है, इसीलिए BMS में आता है। अगर सर आपने फिर उसके बाद केश आयुर्वेद और काय आयुर्वेद ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही नीच मार्केट है। नीच मार्केट का मतलब होता है कि एक लार्जर सेगमेंट में से, लार्जर मार्केट में से एक छोटा सेगमेंट की ऑडियंस को, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस को पकड़ के उसको फोकस करना। जैसे कि अगर योगा क्लास है तो योगा क्लास फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इट इज़ अ नीच मार्केट। तो सर आपने इतना नीच मार्केट कैसे चुना? हुआ ऐसे था कि जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज के पीछे एक छोटी स्टोरी होती है। तो हमें आदरणीय जमदग्नि सर में जब वो क्लासेस ले रहे थे, उनके यहाँ पे क्लिनिक के पेशेंट होने के बाद सिखा रहे थे, तो नखशिखांत विचार उन्होंने सिखाया था। बालों से लेके नाखून तक हर एक चीज का वो जो पढ़ाई है वो करवा रहे थे हमसे, हमें बता रहे थे। और जुवेकर सर जिनके पास भी मैं जाता था, तो उन्होंने एक लैब टेस्टिंग वाला कंसेप्ट हमेशा हमें सिखाते वक्त बताते थे। तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी कि हमें कोई भी एक टेस्टिंग लैब जो है आयुर्वेद की एक अलग खोलना है। तो वो चीज तो दिमाग में थी। खुद के बाल जा रहे थे, तो वो एक ये था कि सेकेंड ईयर में अरे अपने भी बाल बचाने चाहिए, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। तो उसके लिए जो अलग अलग प्रयोग है वो भी खुद पे कर रहे थे। तो उन प्रयोगों को हमारे फ्रेंड्स देखते थे, तो उनको लगता था कि यार आपके लिए आप इतना कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ भी करो, थोड़ा बहुत करो। तो उससे क्या हो गया कि धीरे धीरे पेशेंट जुड़ते चले गए। मेरा क्लिनिक डालने से पहले 100% तैयार थे। ओके, तो ऐसे नहीं है कि आपको जब प्रैक्टिस करना है तभी आप प्रैक्टिस के बारे में सोचो। फर्स्ट ईयर से ही सोच सकते हैं कि आपको किस चीज में प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं ना इंटर्नशिप खत्म होने तक रुके। मेरा खुद का क्लिनिक इंटर्नशिप खत्म होने से पहले शुरू हो गया है। ऑफिशियल लॉन्चिंग करके मैंने इंटर्नशिप खत्म होने से पहले ही क्लिनिक शुरू किया। और उससे पहले मेरे पास 100 पेशेंट थे रेडी, जो मेरी ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले ही डिसाइड करना चाहिए फर्स्ट सेकंड ईयर में कि हमें किस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके क्या हमें फोकस करना है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, रिवॉल्विंग है। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी यहाँ पे यंगस्टर्स है जो ये चीजों को सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई सेगमेंट ढूंढो कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आपके फैमिली में अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली में कोई मेंटली रिटार्ड पेशेंट है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ ना जिस्ट आप ढूंढो कि जो आपको कष्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको प्रवृत्त करे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे ही खुद के बाल सेकंड ईयर में जा रहे थे, तो मैंने खुद को एक चैलेंज लिया कि मैं मेरे बाल कम से कम 10 साल तक या शादी तक उसको मेंटेन करूंगा। तो इस प्रकार से खुद को ही एक चैलेंज लेना पड़ता है। इसलिए ढूंढना पड़ता है कि किस चीज की जरूरत है। हर एक के फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट जरूर होता है। वो आप पेशेंट ढूंढो, फोकस एरिया ढूंढो, जिससे आप कार्य करने को, कष्ट करने को, पढ़ाई करने को प्रवृत्त हो जाए, और उसको ढूंढ के फिर उसको फोकस करके उसी के ऊपर काम करो। 5.5 साल बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट में मास्टर बनने के लिए। BMS में आपको 5.5 साल मिलते हैं इंटर्नशिप खत्म होने तक, बहुत हो गए मास्टर बनने के लिए। वहां तक नहीं तय कर पाए, MD करते समय करो, वहां पर भी आपको 3 साल मिल रहे हैं। 3 साल इज ए ह्यूज टाइम टू बिकम अ सुपर कंसल्टेंट इन एनी वन फील्ड। ओके, तो ये सेगमेंट होते हैं, वो डिसाइड करने पड़ते हैं। ओके, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हमको अपना नीच मार्केट UG लाइफ में ही चूज करना चाहिए ताकि हमारा टाइम बच सके। यस सर, आपने एक आयुर्वेद ग्रेजुएट के तौर पे शुरू करके आयुर्वेद के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके क्लिनिक की स्टार्ट किया। तो आपको ये आइडिया कैसा है कि ट्रेडिशनल में से हट के हमें टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न पैरामीटर्स को जोड़ना चाहिए आयुर्वेद के साथ? ये सवाल बहुत अच्छा है। मुझे पहले दिन से ऐसा लगता था कि आज अगर शिवाजी महाराज जी होते और वो उनके जो भी फॉलोअर्स है जिनको मावड़ा कहते हैं, अगर वो भी उनके साथ होते तो वो उनके कहते क्या आप इस गढ़ पे पहुंचने के बाद वहां की कोई गंज की पिंड है उसको जलाओ, नहीं कहते। वो बोलते आप मिस कॉल दे दो, SMS करो, मुझे पता चल जाएगा आप वहां पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना। आज अगर वो होते हैं तो घोड़ा यूज करते हैं या जागवार यूज करते हैं? तो जागवार लेते, जो भी शायद लेटेस्ट है, फास्ट है, जो इकोनॉमिकल है ना, उसको वो चूज करते हैं। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर एंशिएंट साइंस है, एंशिएंट थिंकिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सभी चीजें एंशिएंट ही हो।
हम डायग्नोस्टिक के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न मशीनरीज को यूज कर सकते हैं। हमारी सोच आधुनिक होनी चाहिए, चाहे हमारे जो विचार है, हमारे जो शास्त्र है, हमारी शास्त्र की जो तत्व है वो एंसेंट रहे तो भी चलेगा। सो दिस काया आयुर्वेद एंड केशा आयुर्वेद इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंसेंट साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैं पहले से टेक्नो सेवी मतलब पहले से ही मैं टेक्नो सेवी हूं। और मुझे हमेशा लगता है कि मेरा एक मराठी में सिद्धांत है, आयुष्यात गती पाहिजे असेल तर गतिमान साधनं आपल्या सोबत हवीत। ओके, तो अगर आपको लाइफ में गति चाहिए तो जो भी गतिमान चीजें हैं वो आपके साथ में होनी चाहिए। आपको यहाँ से रशिया पहुंचना है तो आप फ्लाइट करके ही जाएंगे ना, या अभी आप पैदल चल के जाएंगे? नहीं हो पाएगा मैनेज, है ना। मैं रशिया में जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, दुबई, हर एक कंट्री विजिट किया, सब जगह पे मैं घूम के आया। तब मुझे पता चला कि ये जो सभी अलग अलग कंट्री है वो लेटेस्ट और टेक्नो सेवी है, जो बेस्ट है उसको यूज करते हैं। ये जो स्काल्प एनालिसिस का मशीन है वो मैंने सबसे पहले रशिया में देखा था। तो जब मैंने वहां पे देखा तो मुझे ऐसे अंदर से बहुत ही हो गया था, ये इंडिया में होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये अपने क्लिनिक में होना चाहिए। उसके बाद 8 साल लग गए मुझे यहाँ पे वो ढूंढ के लाने के लिए। तो देखो, चीजें इतनी इजी भी नहीं होती जितना हम इजी समझते हैं। अगर आप कंट्री के हिसाब से देखने को जाएं तो आपका गांव जो भी है उसको आप ध्यान में रखो। हमारा गांव तालुका प्लेस से कम 20 साल पीछे होता है। हमारा तालुका प्लेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से 20 साल पीछे होता है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वो उसी स्टेट के जो भी स्मार्ट सिटी है उससे 30 साल पीछे होता है। अब पुणे के बारे में आप कहेंगे तो पुणे दिल्ली से तकरीबन 30 साल पीछे है। और दिल्ली को आप कंपैरिजन करेंगे मॉस्को से तो दिल्ली में 2 ब्रिज वाली मेट्रो है, मॉस्को में आपको 4/5 लेयर डीप जाना पड़ता है। मतलब दिल्ली को मॉस्को तक जाने के लिए और 30 साल लगने वाले हैं। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस गैप, दिस इज ऑलमोस्ट 100 years गैप, है ना। कि इस चीज तक पहुंचने के लिए कितने ईयर्स लगेंगे? 100 साल लगेंगे। दिस इज द बिग टास्क। हमें एक टीचर हमेशा आते थे, वो बताते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, टेक अप एनी वन आइडिया एंड डेवलप इट। इंडिया भी डेवलप हो जाएगा, आप खुद भी डेवलप हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने आयुर्वेद के बारे में सोचना शुरू किया कि आयुर्वेद इज अ डेवलपिंग साइंस, आयुर्वेद इज अ डेवलपिंग साइंस। टेक अप एनी वन आइडिया फ्रॉम आयुर्वेदा एंड डेवलप इट। आप भी डेवलप हो जाएंगे, खामखा उसके साथ शास्त्र भी डेवलप हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, let the muscle, brain, nerve, each and every part of your body be fulfill of that idea, then see you will do a marvelous work. तो बस फोकस रहना है, काम करना है, बाहर घूमना है, देशाटनम ज्ञानवर्धनानाम श्रेष्ठा। और जहां जहां पे जो जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने शास्त्र में लाना है, अपने शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर उस टेक्नोलॉजी को चलाना है, ना कि उस टेक्नोलॉजी के आधार पर शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं मतलब टीका लगा के, धोती पहन के, नदी के किनारे जाके ही बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतने अच्छे क्लिनिक सेटअप में भी हम बैठ के आयुर्वेद के सिद्धांतों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, एसी वगैरह चला के बैठ सकते हैं ना आराम से। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन का हम इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं आयुर्वेदिक फील्ड में, उसमें कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को आयुर्वेद के लिए यूज नहीं कर पाएंगे तो आप ये मुलाकात को ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे? सही बात है। हाँ, तो ये भी एक आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार ही आप कर रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंटेशन के इस्तेमाल से। तो आयुर्वेद क्षेत्र को अगर हमें बढ़ाना है तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कैमरा भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी आप पॉडकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसको यूज किया तो आयुर्वेद को तो कोई ठेस नहीं पहुंचना है ना। तो वैसे हमें सेगमेंट ढूंढने हैं, जिस सेगमेंट में डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, एंड डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन। राइट।
वेरी ट्रू सर। सर और एक बात आती है कि कई लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, तो कई लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं होती है। आपने इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाए तो उसको भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, आपने भी इतना किया है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट की हिम्मत लाए या खुद पे कैसे भरोसा करना चाहिए? Very nice question, and at the same time I think we have to think on this subject. क्योंकि क्या होता है मार्केट में, देखो हमेशा दो लोग आपको मिलेंगे ही। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो होगा पर उसको आगे लेके जाने के लिए टाइम नहीं होगा। ओके, कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होगा, टाइम भी होगा, पर आइडिया नहीं होगी उनके पास। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके पास आइडिया है पर टाइम नहीं है। कुछ लोगों के पास आइडिया है पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, और कुछ लोगों के पास ये आइडिया है पर टाइम और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, दोनों भी चीजें नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड आउट आवर ओन प्रॉब्लम। अपना प्रॉब्लम क्या है वो हमें ही ढूंढना है। अगर आपके पास बेस्ट आइडिया है तो डोंट वरी, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, अगर आपको आपके आइडिया में दम लगता है तो बस चलो उसके ऊपर, खुद की वैल्यू खुद डिसाइड करो। इस आइडिया का आपको 50% चाहिए, 70% चाहिए, 80% चाहिए, जो भी चाहिए वो उसको प्लान आउट करो, और बाकी के जो 20, 30, 60% है वो शेयर्स आप किसी को भी बेच के आपके सिस्टम के, आपके आइडिया के, उसको बिजनेस पार्टनर के तौर पे आप ले लो। ओके, तो इन्वेस्टर्स तो काफी है, बस आपके पास क्या होनी चाहिए, आइडिया होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही होता है बिजनेस में, वो होती है बिजनेस आइडिया। या तो यू कैन फाइंड आउट अ न्यू बिजनेस आइडिया विच इज इन योर माइंड, और यू कैन फाइंड आउट द ओल्ड आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चालू है, मार्केट में है, पर आप उसको इनोवेटिव आइडिया के तौर पे ला सकते हो। ओके, मतलब पहले भी सब लोग चाय बेचते थे, पर अब चाय की फ्रेंचाइजीज खुलने लगी। तो यहाँ इसमें कुछ नया किया क्या, कुछ नहीं किया, बस क्या किया, उस सिस्टम को बदला, मेथोडोलॉजी को चेंज किया, है ना, उसका प्रेजेंटेशन चेंज किया। तो आइडिया कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है कि जो एकदम बाहर से लाएंगे। आइडिया बस एक ही है कि चाय बेचना है। पहले भी बेचते थे, अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन अब जो बेचेंगे वो कैसे बेच रहे हैं, विद SOPs, विद ब्रांडिंग, विद सम नेम, विद सम फेम, विद सम गुड क्वालिटीज, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स। यही चीज आयुर्वेद में करनी है आपको। आयुर्वेद में ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड से तो आयुर्वेद चल ही रहा है। या तो आप जो ओल्ड और ट्रेडिशनल आयुर्वेद है उसको आप पॉलिश्ड, टेक्नो सेवी एंड लेटेस्ट मार्केट के हिसाब से उसको फ्रेमिंग करके आप जो दुनिया को परिभाषा समझते हैं उस परिभाषा में उसको सेल करो। अदरवाइज जो आपका इनोवेटिव कंसेप्ट है वो आयुर्वेद के किसी भी एक सिद्धांत के ऊपर डालो। उसका या तो इन्वेस्टमेंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई इनोवेटिव आइडिया आप डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन में लाओ, या फिर ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन में लाओ, या पंचकर्मा के इक्विपमेंट्स में डालो, इंजीनियरिंग फील्ड में डालो, बायो फिजिक्स से लेके बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसी के साथ हर एक सेक्टर में, कंप्यूटर से लेके टीका वाचन, संस्कृत तक, हर एक सेक्टर में आयुर्वेद में स्कोप है। स्कोप नहीं है ऐसा एक भी फील्ड नहीं है। फुल टेक्नोलॉजी से लेके एयर होस्टेस तक हर एक फील्ड में आयुर्वेद को स्कोप है, बस हमें फाइंड आउट करना है। ओके सर, आप सर आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप BMS के बाद क्या क्या स्कोप है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? वही तो मैं अभी वही कह रहा था ना कि स्कोप ही स्कोप है। अगर हमारे टीम में कोई भी है, उसको अगर लग रहा है कि मेरा कुछ ये सपना रह गया, वो सपना रह गया, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था लेकिन मैं आयुर्वेद में आ गया, किसी को लगता होगा कि नहीं मुझे तो एयर होस्टेस बनना था लेकिन मैं आयुर्वेद में आ गया, किसी को लगेगा कि मुझे खेती करनी थी लेकिन मैं BMS के कोर्स में आ गया। जो चाहिए वो कर सकते हो, आप खेती कर सकते हो, आप आयुर्वेद इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप आपकी एक IT कंपनी सॉफ्टवेयर की डाल सकते हो, आयुर्वेद को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। आपको अगर प्रकाशन में इंटरेस्ट है तो आप अलग अलग बुक्स जो आयुर्वेद के एंशिएंट बुक्स है उनको प्रकाशित करने का, प्रिंटिंग का, आप एक नया अलग बिजनेस डेवलप कर सकते हो। अगर आप में आदित्य जैसे कुछ गुड
थिंग्स है तो आप एक खुद को एज अ इस कला क्षेत्र में आप इसको ला सकते हो। ओके, आप लोगों के पास पहुंचने के अलग अलग तरीके इसमें क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो सभी सेक्टर में, मतलब मैं कह रहा हूं ना, फिर से आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस पॉइंट, in each and every segment there is a scope in Ayurveda, because Ayurveda is a developing science according to modern right now. हमें पता है कि वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काल बदलता जा रहा है, जो अभी का करंट इरा है, उसके हिसाब से अगर हमें उसको प्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली हर एक चीज में स्कोप है। तो कोई भी एक उसमें से आइडिया ले लो, चाहे वो बायोफिजिक्स की हो, बायोकेमिस्ट्री की हो, बायोमैथ्स की हो, इंजीनियरिंग की हो, किसी भी सेक्टर की हो, उसमें आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं बस वो देखना है। बस्ती भी अगर रोबोट से दिया जाएगा आगे जाके तो अच्छा ही है ना। हाँ, लोगों को वैसे भी शाइनेस तो आता ही है ना दूसरों के हाथों से लेने में, है कि नहीं? तो रोबोट से बस्ती बनाएंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा जाएंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बस एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा अभी जो हमें आयुष स्टार्टअप में जो एक फर्स्ट अवार्ड मिला, वो भी एक बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का ही अवार्ड है। उसमें हमने जो स्वेदन पेटी होते हैं, जब हम स्टीम के लिए किसी पेशेंट को बिठाते हैं तो उस स्वेदन पेटी का एक कंट्रोलर बनाया कि पेशेंट के ऋतु के हिसाब से, वय के हिसाब से, देश के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से उसका टाइम और टेम्परेचर ऑटो सेट हो जाए, बस उसका सॉफ्टवेयर बना दिया। एंड हम केवल हॉट स्टीम का ही सोचते हैं, हमने कोल्ड स्टीम का भी कंसेप्ट उसमें डाला। तो पित्त प्रकृति के लोग जो है, या फिर मुंबई जैसे रीजन में जो ह्यूमिड रीजन में है, जिसको पहले से ही पसीने से इतना वो बेहाल हो गया है, वो क्यों आपका हॉट स्टीम लेगा, वो कोल्ड स्टीम ज्यादा प्रेफर करेगा ना। तो उसके हिसाब से डिजाइनिंग करके वो हमने सॉफ्टवेयर बनाया। तो जैसे मैंने कहा, फिर अगेन आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस इन वन लाइन, कोई भी आइडिया ले लो, बस उसको आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड करो। शास्त्र में, उस तत्व में तो उतना वैल्यूएशन है ही, बस हमें लोगों को जो परिभाषा समझते हैं उस परिभाषा में उसका इंपॉर्टेंस दिखाना है। एब्सोल्युटली राइट सर। सर, आपने केश आयुर्वेद को एक फ्रेंचाइजी के रूप में शुरू किया, सो आपको ये कब लगा कि अब हम मुझे केश आयुर्वेद की फ्रेंचाइजी देना शुरू करना चाहिए, और ये आइडिया कैसा है कि इसे फ्रेंचाइजी मॉडल में लेके जाना चाहिए? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है ये तो हमने पहले ही डिसाइड किया था, मतलब जब हम इस ब्रांड को डेवलप कर रहे थे तभी डिसाइड किया था। इससे पहले हमने वेद क्लिनिकल लैब नाम से ये लैबोरेटरी शुरू की थी बहुत साल पहले, और उसके ऊपर मेरे ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स का काम हो गया। हमने यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, ऐसे आयुर्वेद के सीमन एनालिसिस से लेके अलग अलग जो परीक्षण है वो सभी सेट किए थे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो जाता है कि आयुर्वेद में बाकी के चीजों को टेस्टिंग के लिए वैद्य उस समय इतना इजीली सैंपल नहीं भेजते थे। ओके, तो अपने क्लिनिक तक ही वो सीमित रहता था। बालों का ऐसा हो गया कि सैंपल कहाँ से भी ट्रैवल हो सकता है। ओके, मैं अगर दिल्ली से भी सैंपल मंगवाऊंगा तो वो आ जाता है, वहां का डॉक्टर भी हैप्पीली भेजता है, पेशेंट भी रेडी होता है, हाँ मेरे बाल ले लो और भेजो, और ट्रैवलिंग टाइम में भी उसके ऊपर कोई बैड असर नहीं होता है, तो टेस्टिंग भी प्रॉपर हो जाता है। इन सब के कारण वो मॉड्यूल परफेक्ट बन गया। टेस्टिंग ऑफ हेयर सैंपल, ये क्या हो गया, एक परफेक्ट मॉड्यूल हो गया। और जब हमें पता चल गया, एक ऑलमोस्ट 2000 पेशेंट का डेटा हमारा रेडी हो गया कि हाँ हम अच्छे से टेस्टिंग कर सकते हैं, हम अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हमने उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर के जरिए टेस्टिंग, रिपोर्टिंग सब हमारा सिस्टमेटिकली होने लगा। उसके हमें ISO सर्टिफिकेशंस मिल गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सिस्टम रन हो सकती है। फिर जाके हमने उसकी फ्रेंचाइजीज देना शुरू की। तब तक हमने एक फ्रेंचाइजी उसकी नहीं दी थी। जब ये सब पूरा हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो हमने डिसाइड किया कि 108 फ्रेंचाइजी बनाने हैं। पहली फ्रेंचाइजी देने से पहले ही डिसाइड किया था कि 108 करने और रुकना है। तो हमने 5 साल का टारगेट खुद को रखा था, लेकिन 3 साल में ही हमारे 108 फ्रेंचाइजी हो गए और हमने वो बनाए, अच्छे से रन किए, और फिर उसके ऊपर आगे हम और नई डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, नया रिसर्च क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने खुद को शिफ्ट किया। वाह सर, मतलब कहाँ से शुरू करना है वही नहीं, बल्कि कहाँ रुकना है वो भी डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो कोई लिमिट नहीं होती है कि हम बस क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत बड़ा सवाल बन जाता है।
तो सर आप जब इतनी सारी फ्रेंचाइजीज है तो आप इन सब की इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है, कौन सी मेडिसिन का स्टॉक कम है, या कौन सी मेडिसिन का प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये सब का मैनेजमेंट आप इतनी सारी फ्रेंचाइजीज का करते कैसे हैं? एक पता चला कि अगर आप लोगों को मैनेज करेंगे तो कुछ मैनेज नहीं होता, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप सिस्टम को मैनेज करेंगे तो सब मैनेज हो जाता है। तो इसलिए हमने हर एक चीज का सिस्टम बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, उसका सॉफ्टवेयर बनाया। तो चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेयर सैंपल का मैनेजमेंट हो, चाहे उसके रिपोर्टिंग का मैनेजमेंट हो, ओके, पेशेंट आने के बाद उसका केस पेपर अच्छे तरीके से बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन अच्छे से होता है, उसका स्काल्प फोटोग्राफी होता है, स्काल्प एनालिसिस होता है, फिर जाके उसका हेयर टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया जाता है। इस हर एक चीज की कंप्यूटर के ऊपर एंट्री हो जाती है, हर एक चीज का सेगमेंट का आगे प्राइस दिखता है। तो पेशेंट को भी हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि देखो हेयर सैंपल लिया तो इतना खर्चा हो गया, फोटोग्राफी किया इतना खर्चा हो गया, केस पेपर बनाया इतना खर्चा हो गया, एनालिसिस किया इतना खर्चा हो गया। तो उसके दिमाग में भी एक आइडिया सेट हो जाता है। तो फ्रेंचाइजी होल्डर को भी उसके साथ बात करते समय वो बस कंपनी और सिस्टम रूल्स दिखाता है जो ऑलरेडी उसके ऊपर है, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। बिजनेस ग्रो करने में हमेशा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है अकाउंटेबिलिटी एंड दूसरी होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर अकाउंटेबिलिटी आपके पास है और अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी है तो फेथ वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, कस्टमर के साथ भी बढ़ जाती है, पेशेंट के साथ भी बढ़ जाती है, इन्वेस्टर के साथ भी बढ़ जाती है। ओके, इन्वेस्टर को भी लगता है कि हाँ भाई मैंने अच्छी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। तो आप आगे नया प्रोजेक्ट देंगे कि मुझे 20 लाख की मशीन खरीदनी है तो भी वो उसमें पैसा देने वाले हैं ना। अगर आप पहले ही दिए हुए पैसों को कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तो कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा। द सेम थिंग मेडिसिन का जो आपने पूछा, उसी में भी वही लागू होता है। अगर आपके पास 100 बॉटल किसी मेडिसिन के आपने लाए हैं तो उसका एक्सपायरी डेट कितना है, उसका एमआरपी कितना है, वो कितने एमएल की बॉटल है, वो अगर आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डाल के रखेंगे तो सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा कि अभी ये नियर टू एक्सपायर है, दिस मेडिसिन इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, है ना। तो उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर हमने लेने चाहिए, अच्छे से अच्छे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर हमने परचेस करने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खुद के कुछ सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए। जैसे हमने बनाया केश आयुर्वेद का एक अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर है, काया आयुर्वेद का एक अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इसी से ये सब चीजें अच्छी तरीके से चलती है। सिस्टम पे फोकस करो, फिर आपको व्यक्ति सापेक्ष काम करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति सापेक्ष आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे। कोई भी व्यक्ति वहां पे रहो, ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। ऐसे आपको सिस्टम बनानी है। सिस्टम फॉलो करना इज अ वेरी अच्छी पूरा आपने अच्छा है कि आपने पूरा सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल बना दिया है जिसके ऊपर से पूरा बहुत ही स्मूथली रन होता है, और शायद इसीलिए पूरे वर्ल्ड में आज 108 सेंटर्स अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। सर आपने यूजी के बाद प्रैक्टिस सेट की, केश आयुर्वेद की शुरुआत की, उसके बाद आपने पीजी किया और अभी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। yes. तो सर आपका हायर एजुकेशन करने या ना करने के ऊपर थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा थॉट प्रोसेस सभी जगह में क्लियर होता है, एकदम नो कंफ्यूजन। ओके, थॉट प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन में ही हम रखते नहीं है। एक्स्ट्रा डिग्री इज ऑलवेज वेलकम। आई रिपीट, एक्स्ट्रा डिग्री इज ऑलवेज वेलकम। तो किसी भी क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें आप अगर हायर डिग्री लेते चले जा रहे हो तो वो वेलकम ही है ना, उसमें वेलकम ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एक्स्ट्रा डिग्री इज ऑलवेज वेलकम। तो बस आपको ये तय करना है कि कौन सी डिग्री मुझे कब लेना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है खुद को डेवलप करने की, खुद को ग्रो करने की। आपके पास 2 चॉइसेस है। आप डॉक्टर नहीं है फिर भी आप हॉस्पिटल डाल सकते हो, आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया नहीं है फिर भी आप होटल डाल सकते हो, है ना। तो पहला तो ये ब्लॉक निकाल के देना चाहिए कि अरे मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मैं इसमें काम कैसे करूं। ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में ही नहीं बाकी जगहों पे भी यही रूल्स है। टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर डिग्री। आप कंपनी बना सकते हो, कंपनी कोई भी डाल सकता है। कंपनी हेल्थ सेक्टर पे काम करेगी तो आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, कंपनी होटल मैनेजमेंट में काम कर रही है तो आप अच्छे अच्छे शेफ्स को अपॉइंट करो, है ना। कंपनी आपने कंपनी डाली है, आर्टिस्ट को आप अपॉइंट करो, उसमें जो डिग्री होल्डर है उनको ले लो।
मतलब आप इसमें क्या सीखे कि पर्टिकुलर चीज करने के लिए पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो चीज करनी है तो आप वो चीज करने की एक सिस्टम बनाओ, और जहां जहां पे जिस जिस चीज की व्यक्ति की रिक्रूटमेंट रहेगी उसको उसमें एडॉप्ट करो। आप बड़ा हॉस्पिटल डालेंगे तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट भी लगता है, सर्जन भी लगता है, एनेस्थेटिक भी लगता है ना, बाकी के और एमडी मेडिसिन भी लगेगा, ENT स्पेशलिस्ट भी लगेगा। अगर जिसने हॉस्पिटल डाला है वो एक बंदा ये डिसाइड करेगा कि ये सभी डिग्री मेरे पास ही होनी चाहिए, तो इज इट पॉसिबल? नेवर। इसी प्रकार से आयुर्वेद के सेगमेंट में भी हमने ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। आप गोल फिक्स करो, गोल फिक्स करने के बाद उसका एक सिस्टम बनाओ, कंपनी बनाओ, और जो जो व्यक्ति की जरूरत है या तो उसको आप ले लो या फिर खुद का जो एजुकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाओ। सिंपल। एक्स्ट्रा डिग्री इज ऑलवेज वेलकम एंड डिग्री इज नॉट नीडेड फॉर द बिजनेस। ओके, तो बिजनेस करना है तो डिग्री चाहिए ऐसा कुछ नहीं। आपने बात की कि हायर डिग्री इज ऑलवेज वेलकम, तो बट डिग्री इज नॉट नीडेड फॉर द बिजनेस। यू कैन फॉर्म अ कंपनी एंड यू कैन हायर द डिग्री होल्डर्स। यस सर, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि हम मेडिकल प्रोफेशन की में डोमेन नॉलेज के साथ साथ बिजनेस नॉलेज भी कितना ज़रूरी है? हम लोग को डोमेन नॉलेज तो होता है कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है, बट हमें बिजनेस नॉलेज नहीं होता कि उस पेशेंट को अपने क्लिनिक तक लाना कैसे है, या अगर हमारे पास कोई और आइडिया है भी तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो कितना ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग मेडिकल प्रोफेशन में बिजनेस नॉलेज? केवल मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, पर किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे तो आपको बिजनेस नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए ना। घर में भी आप छोटा छोटा भी डील ही करते हो ना, बीवी के साथ आप डीलिंग करते हो, माता जी के साथ डील करते हो, पिताजी के साथ डील करते हो, चाहे उसमें इमोशन क्वेश्चन ज्यादा रहता है पर डील तो होता ही है ना। तो पड़ोसी के साथ आप कुछ ना कुछ डीलिंग करते हो, सोसाइटी में डील करना पड़ता है, कोई फ्लैट परचेस करना है रहने के लिए तो भी वहां पे डीलिंग आ जाती है। मतलब एवरी डील इज अ बिजनेस, एवरी डील इज अ बिजनेस। तो वहां पर भी मैं यही कहूंगा कि अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट डील स्मूथली, नाइसली। तो क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव, ये तीनों एंगल जो है वो दिमाग में फिक्स होने चाहिए। मुझे जो भी काम करना है वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन 3 सेगमेंट में ध्यान रख के कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। हर एक आयुर्वेद के वैद्य को बिजनेस नॉलेज होना जरूरी है, उसने वो लेना ही चाहिए। पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, सिस्टम को अपने खुद के सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, चार्जेस कैसे तय करना है, इन सभी के लिए तो उसको बिजनेस नॉलेज तो लगेगा ही। वरना कोई भी आएगा 2-2 घंटे बात करेगा, वैद्य कोई बोधक कफ लगा के चला जाएगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं? यस सर। सर आपके प्रोफेशनल लाइफ में केश आयुर्वेद के सक्सेस के 3 की फैक्टर्स क्या रहे हैं? I think purity, patience and perseverance, we can say that these 3 are most needed things for the success. जैसे हमारे लोगों में भी हमने कहा है कि विश्वास, परंपरा और शास्त्र शुद्धता, ये हमने 3 फीचर्स के ऊपर ध्यान देके उसी को डेवलप किया। और मॉडर्न के ज़माने में अगर आपको यही चीज़ अलग एंगल से जाननी है तो जैसे मैंने कहा आपको कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन, दैट इज द की, treatment valuation, this is the another key, and to give the diagnostic and treatment valuation we are providing the latest software, that is the third most important thing. So provide a latest software which will enhance your clinic, that is we are making the smart Vaidya. Yes sir, you are smart Vaidya indeed. और हर एक जिसका भी फ्रेंचाइजीज है सारे हमारे साथ स्मार्ट वैद्यस हैं। yes yes सर आपके स्केलिंग को और आयुर्वेद में और आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर प्लान हमारे क्रिस्टल क्लियर है कि जैसे हमने कहा कि केश आयुर्वेद के 108 सेंटर्स हमें करने थे जो हमने पहले डिक्लेयर किए, वैसे हम काया आयुर्वेद के जरिए 1008 वैद्यों तक पहुंचना चाहते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट प्लान। 1008 वैद्यों के लाइफ में हमें कुछ बदलाव करना है,
कुछ चेंज करना है, उनको हमें डायग्नोस्टिकली स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रीटमेंट के एंगल से उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि उनको हमें उनका क्लिनिक स्मार्ट करके देना है। वी वांट टू मेक 1008 मोर वैद्यास व्हिच आर स्मार्ट इन दिस सेगमेंट। ओके, तो उनको सभी चीजों में उनकी उन्नति हो, उनका डायग्नोस्टिक में उन्नति हो, ट्रीटमेंट में उन्नति हो, क्लिनिक में कुछ अच्छे नए मशीनरीज लाके उसमें उनका जो वर्किंग है वो वर्किंग स्टाइल उनका एनहांस हो, फाइनेंशियली एनहांस हो। मैं कोई भी वैद्य को, वो पहले जमाने में पढ़ते थे ना, एक गरीब दरिद्री वैद्य था, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे? इतने शास्त्र इतना ग्रहण करने वाला है, शास्त्र इतना संपन्न है, तो वैद्य भी आजकल के हिसाब से आर्थिक सुबत्ता का होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। ये होना ही चाहिए। इसलिए तो वाग्भट जी कहते हैं ना कि आढ़्यो रोगी विषक वश्य ज्ञापका सत्वानपि। तो रोगी को आढ़्य किया है या उसका फर्स्ट क्राइटेरिया आढ़्य रखा है, तो वैद्य को दरिद्र करने के लिए नहीं रखा है। तो रोगी आढ़्य रहेगा तो वैद्य भी ऑटोमेटिकली आढ़्य बन जाएगा ना। तो उसी को, शास्त्र को बढ़ाने के लिए वैद्य का फाइनेंशियल ग्रोथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फाइनेंशियल हेल्प हाउ यू कैन ग्रो द शास्त्र आल्सो? इट इज इम्पॉसिबल। सही बात है, सही बात कही सर आपने। और सर एक आखिरी सवाल, आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेद का फ्यूचर क्या है? आयुर्वेद का तो फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आयुर्वेद का फ्यूचर हमें ज्ञात 5000 साल का पास्ट पता है, तो एटलीस्ट यू कैन प्रेडिक्ट द 5000 years फ्यूचर। यस सर। 5000 साल में आयुर्वेद को कोई हरा नहीं सका। 5000 साल वो अपने सिद्धांतों के ऊपर डट के रहा है, इसका मतलब वो आगे भी 5000 साल रहने वाला है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आयुर्वेद शाश्वत है, हम सब नाशवंत हैं। किसने किसके साथ रहना चाहिए? नाशवंत ने शाश्वत के साथ। तो हम, अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है तो हमने आयुर्वेद की सेवा करनी चाहिए। आयुर्वेद के फ्यूचर के बारे में हमने सोचने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी ब्राइट था, अभी भी ब्राइट है, आगे जाके इससे और बढ़िया ब्राइट होने वाला है। आप आयुर्वेद के साथ रहेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर आप आयुर्वेद के साथ नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन मार्क है जी। फ्यूचर के बारे में भी और हेल्थ के बारे में भी। जितना मॉडर्न साइंस भी आगे जा रहा है, देखो अगर उनको हेल्थ की तरफ जाना है तो उनको बैक टू रूट्स आना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। कोविड ने तो हमें ये अच्छे खासे सिखा दिया है। तो देयर इज अ ह्यूज एंड ब्राइट गोल्डन फ्यूचर फॉर आयुर्वेदा, दैट्स फॉर श्योर। यस सर, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई रिलेटेड टू डिग्री, रिलेटेड टू आयुर्वेदा। हमें आयुर्वेदा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, शाश्वत के साथ हमें नाशवत को जोड़ने की ज़रूरत है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। थैंक यू सो मच सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आइडिया मिलेगा कि एक बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाहिए, आयुर्वेद में कितना स्कोप है। आज तक हमने सिर्फ सुना है कि आयुर्वेद में क्लिनिक डालेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, टीचिंग में जाएंगे, बट आयुर्वेद के अलावा कितना सारा स्कोप है वो भी हमें सर ने बताया। सो थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद आदित्य जी, और धन्यवाद आदित्य जी, और हम आपको भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस जो मुहिम को आप साथ लेके जा रहे हैं, खुद के साथ बाकी आपके जैसे वैद्यों को भी आप ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम आप शास्त्र के लिए कर रहे हैं। आप शास्त्र की रक्षा करो, शास्त्र आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सर।